गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन ने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ लिया है पूरा। और फ्लूइड मैकेनिक्स की आपके पास यदि सीट हो तो आप लोग एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके अलग अलग जेई वाले बच्चे जेई लिख के भेजें, साथ में नीट वाले बच्चे नीट, और अपनी प्रॉब्लम लिख के और मुझे 8949851871 पर क्या व्हाट्सअप कर दें। तो उन सब की मैं डाउट वीडियो बना दूंगा और आप लोग अपना डाउट देख लेना। ठीक है, तो आप लोग मुझे कल तक भेज दें ये सब, ठीक है ना। अगला टॉपिक है अपन का गुरुत्वाकर्षण। तो देखो, गुरुत्वाकर्षण सबसे पहले आया कहाँ से, ग्रेविटेशन आया कहाँ से। तो आपने एक कहानी तो सुनी होगी, एक बच्चे वाली की। एक बच्चा था जो अपन का क्या है, एक एप्पल के पेड़ के नीचे सो रहा था। तो एप्पल अपन का गिरा, तो उसके दिमाग में आया कि भाई ये एप्पल जो अपन का गिरा है ये नीचे क्यों आया, ये ऊपर क्यों नहीं गया। तो एप्पल जो अपन का नीचे आया ऊपर क्यों नहीं गया, तो यहीं से अपन का जो यहाँ से अपन का ग्रेविटेशन का जो कंसेप्ट आया था। और वो बच्चा था अपन का न्यूटन। तो न्यूटन ने ये बोला कि भाई कोई भी अपन का मास है, ठीक है, उस मास को दूसरा उसके पास में जो मास रखा हुआ है वो क्या करता है, अपन का अट्रैक्ट करता है। तो उन्होंने बोला कि जो वो जो एप्पल अपन का गिरा था, बहुत रिसर्च के बाद ये निकाला था उन्होंने कि वो एप्पल जो गिरा था वो ये जो अर्थ है अपन की, ये अर्थ उस पर एक अट्रैक्शन का फोर्स लगा रही थी अपनी तरफ। ठीक है, इसलिए वो एप्पल कहाँ पर आ गया, अर्थ पर आ गया, वो ऊपर नहीं गया। तो यहाँ से एक थ्योरी डेवलप हुई कि भाई ग्रेविटेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें कोई भी दो मास अपन के रखे हुए हैं तो उन दोनों मासों के बीच में क्या लगेगा, अपन का एक अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, जिस फोर्स को अपन बोलते हैं ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, या फिर गुरुत्वाकर्षण का बल। तो ये थ्योरी कहाँ से आई ग्रेविटेशन वाली, ये आपको समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण मतलब गुरुत्व का आकर्षण, गुरुत्व नहीं, पृथ्वी का आकर्षण। ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिख लीजिए, लिखो। न्यूटन के अनुसार न्यूटन के अनुसार हमेशा दो वस्तुओं के मध्य एक आकर्षण का बल कार्य करता है जिसे गुरुत्वाकर्षण का बल कहा जाता है। एक आकर्षण का बल कार्य करता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। इस गुरुत्वाकर्षण बल का मान ग्रेविटेशन के नियम के द्वारा दिया जाता है। अगला टॉपिक डालो, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो, लॉ है, लॉ का मतलब अपन को क्या करना है, याद रखना है। अब ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, माना कि अपन के दो मास हैं, एक मास m1 है और दूसरा मास कौन सा अपन का, m2। अच्छा, ये कैसे मास है अपन के, पॉइंट मास हैं ये, जिनकी रेडियस क्या अपन की बहुत कम। और दोनों मास के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है अपन को, r। तो देखो, न्यूटन ने ये तो बता ही दिया कि भाई दो मास यदि अपन के रखे हुए हैं तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, अपन का एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स को क्या बोला अपन का, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वो ग्रेविटेशनल फोर्स अपन का कितना लगता है ये अपन को देखना है बच्चों। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये न्यूटन के नियम के अनुसार ये जो दोनों मास है, इन दोनों मास के गुणनफल के क्या होता है अपन का, समानुपाती। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए और ये डायग्राम बना लो। डायग्राम बनाने के बाद लिखो पॉइंट नंबर 1, लिखो गुरुत्वाकर्षण बल का मान न्यूटन के नियम के अनुसार या गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दोनों मासों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स अपन का एफ जी, ठीक है, या फिर मैं डायरेक्ट किससे बता रहा हूँ, एफ से, ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, m1 इंटू m2। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। पॉइंट नंबर 2 लिखो, गुरुत्वाकर्षण बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल का मान दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/r²। ये हो गया अपन का पॉइंट नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। फाइनली लिख लेना समीकरण 1 एवं 2 से क्या होगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 कितना, r²। बताओ समानुपाती का चिन्ह हटाना है तो क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो वो जो कांस्टेंट आता है वो क्या होता है, जी। तो एफ बराबर जी m1 m2 कितना आ गया, r²। जी को लिख लेना, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है ना गुरुत्वाकर्षण वाला, वैसे तो ये मेरे हिसाब से तो 12th क्लास के में पढ़ाना चाहिए। 12th क्लास में अपन क्या है, स्थिर वैद्युतिकी करके टॉपिक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेम टू सेम ये 80% चैप्टर कैसा अपन का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा है। जो फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आते हैं वो सब कहाँ पे आता है अपन के गुरुत्वाकर्षण में, कुछ चेंजेज होता है बस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये जो मास आ रहा है, इस मास की जगह क्या आता है अपन का, आवेश। ठीक है, और जी जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट की जगह आता है अपन का के। तो वहां पर जो अपन का आवेशों के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है के Q1 Q2 अपन क्या, r²। उसको बोलते हैं अपन कूलाम फोर्स। तो सब जगह ये चैप्टर वैसे तो कंपटीशन के लिए तो कब पढ़ाया जाता है, 12th क्लास में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लेते हैं उसके बाद में पढ़ाया जाता है। ठीक है, पर अपन लोग 11th में तो अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मैं आपको बताता चलूंगा कि ये वहां पर अपन क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो आप थोड़ा सा याद रखना। तो देखो, यदि आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके होते, आपको फॉर्मूला याद होता के Q1 Q2 अपॉन r², तो मैं आपको डायरेक्ट बोल देता कि भाई m1 और K1 और Q1 और Q2 की जगह तो क्या चेंज कर दो, m1 और m2, और K की जगह क्या चेंज कर दो, G। तो डायरेक्ट अपन का फॉर्मूला आ जाता। दूसरी बात, देखो न्यूटन के अनुसार ये जो अपन का दो मास के बीच में जो फोर्स लग रहा है ये हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्शन का फोर्स होता है। भाई ऊपर से मैं किसी चीज को गिरा रहा हूं तो इस वाली चीज को अर्थ हमेशा क्या करेगी, अपन की अट्रैक्ट करेगी। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा कैसा होता है, अट्रैक्शन का फोर्स होता है, आकर्षण का। जबकि चार्ज जो होते हैं, दो आवेश जो होते हैं, उनके बीच का जो फोर्स है वो अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्सन का भी हो सकता है, आकर्षण का और प्रतिकर्षण का। क्यों भाई, चार्ज यदि पॉजिटिव है तो उनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन का, और दोनों ही नेगेटिव है फिर भी कैसा लगेगा, रिपल्सन का। पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो कैसा लगेगा, आकर्षण का। तो जो स्थिर वैद्युत की वाला जो बल होता है वो कैसा होता है अपन का, वो आकर्षण प्रतिकर्षण कैसा भी हो सकता है। जबकि अपन का ये वाला जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशन फोर्स, ये हमेशा कैसा होता है अपन का, ये होता है अपन का हमेशा आकर्षण वाला। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये चैप्टर वैसे तो कहाँ पे होना चाहिए, यदि आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे होते तो ये चैप्टर बहुत सिंपल हो जाता। और मैं तो बोलूं कि भाई इस चैप्टर की प्रैक्टिस भी आप तभी करें जब आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लें, क्योंकि 80% क्वेश्चन वही है सेम टू सेम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होते हैं, और वहां पर अपन 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में खूब कराते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो सिर्फ चेंजेस क्या करना है, वहां पे जो चार्ज है उसको यहाँ पे क्या करना है मुझे, मास। बताओ ये वाली बात आपको समझ में आई या नहीं आई। आगे देखो, अपन की नई चीज आई है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अपन का आया है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। तो ये सार्वत्रिक जो गुरुत्वीय नियतांक है इसके बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, ये लिख लो। अच्छा मुझे बताओ, चलो एक चीज और देखो कि भाई अट्रैक्शन का फोर्स है, तो बताओ m1 पर कौन फोर्स लगा रहा होगा, m2, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इधर। अट्रैक्शन का मतलब किधर जा रहा होगा, m2 की तरफ। और m2 पर जो m1 फोर्स लगा रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली। तो ये तो फोर्स कौन सा है, 1 पर 2 के कारण, और ये वाला फोर्स कौन सा है, 2 पर 1 के कारण। तो ऐसे अपन की फोर्स की डायरेक्शन हो रही है। तो एक चीज मुझे यहाँ पर ये भी समझ में आ रही है बच्चों कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, कि दोनों जो अपन के मास होते हैं इनको जोड़ने वाली जो लाइन होती है उस लाइन के अलोंग होता है अनुदिश अपन क्या लेते हैं, फोर्स की डायरेक्शन लेते हैं। दोनों मास को जोड़ने वाली लाइन के अनुदिश फोर्स की डायरेक्शन ले रहे हैं। अच्छा, पर वो डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, अट्रैक्शन वाली होनी चाहिए। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है क्या, लिख लो ये अगला टॉपिक डालो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
देखो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में मुझे थोड़ा सा पता लगाना है कि इसकी यूनिट क्या होगी, बेमा क्या होगी, इसका मान कितना होगा। कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, कांस्टेंट, वो सब अपन को देखना है। तो बताओ एफ इज इक्वल टू कितना है, जी m1 m2 अपॉन कितना आर स्क्वायर। तो यहाँ से जब मैंने जी का मान निकाला तो कितना है, एफ आर स्क्वायर अपॉन कितना m1 m2। एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ठीक है। आर स्क्वायर की कितनी होगी अपन की, मीटर स्क्वायर, और ये कितना हो गया, केजी स्क्वायर। तो ये अपन की यूनिट हो गई, ऐसा ही यूनिट है किसकी, अपन की जी की। अच्छा, सीजीएस यूनिट निकालेंगे तो क्या होगी बोलो, बताओ। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन को अपन क्या लिख देते हैं, डाइन, और मीटर स्क्वायर को क्या लिख देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा था अपन का, ग्राम स्क्वायर। तो ये क्या हो जाती है अपन की सीजीएस यूनिट। दूसरी बात है कि भाई जी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है। तो देखो, जी कांस्टेंट है, इसका निकालने का क्या कैलकुलेशन होती है, पर वो अपन के कोई काम की है नहीं। अपन को तो क्या करना है बच्चों, सिर्फ वैल्यू याद रखनी है कि भाई इसकी वैल्यू क्या होती है। तो जी की जो वैल्यू होती है वो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन क्या, के जी स्क्वायर। ये किसकी यूनिट, किसकी वैल्यू होती है, जी की। अच्छा, ये जो वैल्यू है किसमें, एसआई में, सीजीएस में निकालेंगे तो कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻8, और यूनिट क्या हो जाएगी, ये रही। तो ये लिख लो। अच्छा मुझे बताओ, बेमा आप लोग निकाल सकते हो क्या, यूनिट यदि आपको पता लग गया तो बेमा निकालना आसान है, निकाल दोगे मेरे हिसाब से। कैसे निकालोगे बताओ, बेमा कैसे निकालोगे बोलो, जी की, काफी बार पूछता है। बताओ न्यूटन की क्या होती है, m1 L1 T-2, मीटर स्क्वायर की क्या होती है, L2, केजी स्क्वायर की क्या होती है, m2। लिखो कितना होगा, m-1 L3T-2। तो ये क्या हो गई अपन की जी की बेमा, लिख लो। तो देखो, ये अपन ने गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला पढ़ लिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ अपन ने पढ़ लिया। क्या होता है, F बराबर जी m1 m2 अपॉन कितना, आर स्क्वायर। बच्चों आपको कितना याद रखना है, आपको इतना याद रखना है कि ये जो अपन का फोर्स होता है, ये दो मास के बीच में लगता है हमेशा। ये फोर्स हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्शन वाला होता है। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, दोनों फोर्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसके अनुदेश, ठीक है। और उसका मैथमेटिकल मान कितना होता है, जी m1 m2 अपॉन क्या, आर स्क्वायर। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है क्या। देखो, आपको ऐप पर यदि वीडियो को पॉज कर देते तो नीचे एक ब्लैक पट्टी आ रही होगी जिसमें और भी लेक्चर दिखाते हैं। तो ये यदि दिक्कत आ रही है तो आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और वहाँ से डायरेक्ट आप देख सकते हैं। और यूट्यूब चैनल पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लें तो अच्छा है, ठीक है। अगला टॉपिक देख डालिए, गुरुत्वाकर्षण बल का सदिश रूप। गुरुत्वाकर्षण बल का सदिश रूप, देखो, माना कि ये अपन के दो द्रव्यमान है m1, और ये कौन सा अपन का m2, ठीक है। ये ओरिजिन है तो इसका स्थिति सदिश कितना है, r1, और इसका स्थिति सदिश कितना हो गया अपन का, r2। अच्छा, m1 पर m2 फोर्स लगाएगा, वो कितना लग रहा है, F21, सॉरी F12 को लगाओ 1 पर 2 के कारण, और 2 पर इसके कारण, तो ये कितना हो जाएगा, F21, ठीक है। तो ये है, माना कि ऐसी कंडीशन आपको देके रखी है, तो लिख लेना F12 क्या है, 1 पर 2 के कारण बल, और F21 का मतलब क्या है, 2 पर 1 के कारण बल। बताओ यदि मैं F12 की वैल्यू निकालूं कि भाई 1 पर 2 के कारण जो गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या है, जी m1 m2 अपॉन कितना, आर स्क्वायर। आर क्या है, इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस, ठीक है। मतलब है R12 जो अपन का वेक्टर है, या फिर R21 जो वेक्टर है, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना दे रखा है आपको, R।
ये सब आपने स्थिति सदिश पढ़ा होगा, पोजीशन वेक्टर तब आपने देखा होगा ये। अब ये तो हो गया, पर मुझे तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो बताओ क्या करेंगे। किसी भी सदिश को यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो उसके मैग्नीट्यूड को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके एकांक सदिश से। तो एकांक सदिश बताओ कितना हो जाएगा, ये हो गया भाई। 1 पर 2 के कारण जो फोर्स लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है, मास 2 के कारण। तो ये डिपेंड करता है कि भाई मास 2 की अपन की मास 1 से डिस्टेंस क्या है। तो मास 2 की जो मास 1 से डिस्टेंस है, या फिर मास 2 का मास 1 से जो वेक्टर फॉर्म होगा वो कितना होगा, R21। भाई 2 का 1 से डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कितना है, वो कितना अपन का, ये रहा R21। ये R21 क्या अपन का, R21 है 2 का 1 के कारण विस्थापन, या 2 का 1 से विस्थापन। चलो यदि मैं एकांक सदिश को बच्चों खोलूं तो ये फाइनली कितना आएगा, यही तो आएगा Gm1m2 अपॉन, देखो आर कैप कितना होगा, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आर वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर कितना दे रखा है आर, और पहले से कितना आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आर क्यूब। या फिर मैं इसको बता देता हूँ खोल के, ये कितना हो गया आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा R21 वेक्टर अपॉन कितना मैग्नीट्यूड ऑफ R21। तो मैग्नीट्यूड ऑफ R21 कितना दे रखा है आपको आर। तो फाइनली जो आपको आ रहा है, ये आ रहा है F12 वेक्टर इज इक्वल टू कितना, देखो Gm1m2 अपॉन कितना आर क्यूब इंटू R21 वेक्टर। अब एक चीज देखिए, R21 वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली, और F12 की डायरेक्शन कौन सी, ये वाली। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया माइनस। तो ये माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन को, ठीक है। या फिर मैं बोलूं कि भाई ये फोर्स जो है ये कैसा अपन का अट्रैक्शन का फोर्स है, तो ये माइनस किसको बता रहा है, अट्रैक्शन को बता रहा है। किसको बता रहा है, आकर्षण को। तो ये आपको याद रखना है थोड़ा सा। बताओ ऐसे यदि मैं F21 वेक्टर निकालूं तो कितना होगा, -Gm1m2 अपॉन कितना आर क्यूब, और R12 वेक्टर, भाई 21 में क्या आ जाएगा 12 वेक्टर। अच्छा R12 वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, और R21 की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। तो ये अपन की वेक्टर फॉर्म हो गई। तो वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए इसको। आगे देखिए, मुझे एक बात बताइए कि R12 वेक्टर और R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो कैसा है बच्चों, सेम। R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसा अपन का, सेम। और किसके इक्वल है, R के। पर इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि R12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R21 वेक्टर। बताओ ऐसा यदि लिखूंगा तो इन चीज को, एक चीज को यहां पर यदि मैं रिप्लेस करूं दूसरी चीज से, माना कि मैं R21 की जगह मैं कितना लग दूं माइनस R12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली देखो ये चीज अपन की सेम हो जाएगी। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, ऐसा मिलेगा, देखो F12 वेक्टर माइनस कितना होता है, माइनस F21 वेक्टर। मतलब F12 और F21 का मैग्नीट्यूड तो कैसा होगा अपन का, सेम, पर डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। इसलिए काफी बार क्या बोलते हैं कि भाई इन दोनों मासों पर जो ये गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है, आकर्षण का, ये कैसा होता है अपन का, एक्शन रिएक्शन पेयर वाला फोर्स होता है, ये क्रिया प्रतिक्रिया वाला। ठीक है, तो ये यहां तक लिख लो, फिर मैं एक लाइन लिखा देता हूं, लिख लो। मास m1 पर 2 के कारण लगने वाले बल, मास m1 पर 2 के कारण लगने वाले बल एवं मास 2 पर 1 के कारण लगने वाले बल का मैग्नीट्यूड सेम है, किंतु डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। अतः ये दोनों बल क्रिया प्रतिक्रिया वाले बल होंगे। अतः ये दोनों बल क्रिया प्रतिक्रिया वाले बल होंगे। देखो अपन जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते बच्चों तो वहां पर अपन का फॉर्मूला आता K Q1 Q2 अपॉन कितना R स्क्वायर, F बराबर।
दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है वो कितना होता है ये। तो मैं, यदि आपने वो पढ़ा होता तो मैं सिंपली आपसे बोलता कि भाई ऐसा करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो भी फॉर्मूला आ रहे हैं सब में Q1 की जगह क्या रख दो M1, Q2 की जगह M2 और K की जगह क्या रख दो G। और जितने भी अपन क्वेश्चन करेंगे वहां पर वो सारे किसके बन जाएंगे, अपन के ग्रेविटेशनल वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर कराऊंगा पर ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग वहां पर करना। ठीक है, मैं यहाँ पर भी क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। अगला टॉपिक डालो, महत्वपूर्ण बिंदु। लिखो पॉइंट नंबर 1। देखो, गुरुत्वाकर्षण का बल हमेशा दो द्रव्यमानों के बीच में कार्य करता है। अगला पॉइंट लिखो, गुरुत्वाकर्षण का बल हमेशा आकर्षण का बल होता है, जबकि स्थिर वैद्युत की बल जबकि स्थिर वैद्युत की बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है। अगला पॉइंट लिखिए, गुरुत्वाकर्षण का बल दोनों द्रव्यमान किस माध्यम में रखे हुए हैं। गुरुत्वाकर्षण का बल दोनों द्रव्यमान किस माध्यम में रखे हुए हैं। उस माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, जबकि स्थिर वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट लिखो, गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल होता है। आपने संरक्षी और असंरक्षी बल पढ़े होंगे। बताओ, संरक्षी बलों के द्वारा जो किया गया कार्य है वो पाथ पर डिपेंड करता है क्या अपन का? नहीं करता। मैकेनिक्स में पढ़ा होगा आपने। चलो, गुरुत्वाकर्षण का बल संरक्षी बल होता है, इसलिए इसके द्वारा किया गया कार्य पाथ पर निर्भर नहीं करता है। देखो, जी की वैल्यू जो होती थी अपन की, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू उसमें कितना आ रहा था, 10⁻⁻⁻। तो वो जो जी की वैल्यू है बच्चों कैसी अपन की बहुत कम है। इसलिए ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है इसकी वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होते हैं उनसे कैसी होती है, कम। और एक और फोर्स होता है अपन का, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियन होते हैं उनके बीच में कार्य करता है, तो उससे भी कैसी होती है अपन की, कम। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, गुरुत्वाकर्षण बल स्थिर वैद्युत बल एवं नाभिकीय बल से कमजोर होते हैं। अगला पॉइंट लिखो, गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल होता है। केंद्रीय बल क्यों होता है? देखो इधर, ये अपन का मास m1 है, ये मास कौन सा है, m2। तो गुरुत्वाकर्षण बल की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, ऐसी। तो देखो, ये वाले जो बल की डायरेक्शन वो कहाँ से पास कर रही है, ये जो मास है इसके सेंटर से, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं कि ये कैसा बल होता है अपन का, केंद्रीय बल। तो लिख लेना, गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल होता है। अगला पॉइंट लिखो, गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा दोनों द्रव्यमानों को जोड़ने वाले लाइन के अनुदिश होती है। गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा दोनों द्रव्यमानों को जोड़ने वाली लाइन के अनुदिश होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग कुछ कुछ याद रखना। तो सिर्फ अपन को कितना याद रखना है, देखो कि ये दो मास हैं, इनके बीच की डिस्टेंस r दे रखी है, m1 m2 है। तो इनके बीच में जो आकर्षण का बल लगेगा वो कितना लगेगा, g m1 m2 अपॉन कितना, r²। ये अपन का फोर्स लगेगा। ठीक है,
अगला डालिए आप लोग, देखो, एक से अधिक द्रव्यमान वाले निकाय के लिए गुरुत्वाकर्षण बल, या फिर ऐसे लिखो, विभिन्न द्रव्यमानों वाले निकाय के लिए गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब दो या दो से अधिक, या दो से अधिक अपन को द्रव्यमान यदि किसी निकाय में दे रखे हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसे निकालेंगे। कंडीशन कैसी है, देखो, ये माना कि कोई अपन का द्रव्यमान है m, ये m1 है r1 दूरी पर, ये कितना है m2 है r2 पर, ये कितना अपन का m3 है r3 पर, ये अपन का m4 है कितने पर, r4 पर। अब आपको निकालना है कि ये जो अपन का स्मॉल m द्रव्यमान है, इस पर इन सभी द्रव्यमानों के कारण जो गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा हो कितना होगा। तो इसका निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, देखो बच्चों, कि जितने भी अपन को द्रव्यमान दे रखे हैं उन सभी द्रव्यमानों के साथ इस वाले द्रव्यमान का क्या बना लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। मतलब जिस द्रव्यमान पर मुझे गुरुत्वाकर्षण का बल निकालना है उस द्रव्यमान का दूसरे द्रव्यमानों के साथ क्या बना लेते हैं अपन, पेयर। तो इसका इसके साथ एक पेयर बन गया, इसके साथ एक बन गया, इसके साथ एक बन गया और इसके साथ एक बन गया। अब इन सभी पेयरों के लिए अलग अलग अपन क्या निकाल लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, और उस गुरुत्वाकर्षण बल की क्या निकाल लेते हैं, डायरेक्शन। डायरेक्शन निकालना अपन ने सीख लिया कि भाई दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के कैसी होती है, अनुदिश। तो मैंने मान लिया कि भाई इस m पर इस m1 के कारण जो बल लग रहा है कितना, F1, m2 के कारण जो लग रहा हो कितना, F2, और m3 के कारण जो बल लग रहा हो कितना, F3, और m4 के कारण जो बल लग रहा हो कितना, F4। सबकी डायरेक्शन मुझे पता लग गई। तो फाइनली इस m द्रव्यमान पर जो नेट फोर्स है F नेट, वो F नेट जो होगा वो ये जितने भी अपन के और दूसरे फोर्स हैं इन सभी फोर्स के वेक्टर एडिशन के बराबर होगा। तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस क्या है, F4 वेक्टर। तो ये बात अपन को क्लियर हुई कि भाई दो से अधिक द्रव्यमानों वाला यदि निकाय मुझे दे के रखा है और मुझे नेट फोर्स निकालना है तो दो द्रव्यमानों के क्या पेयर बना लो, और फाइनली जो नेट फोर्स होगा वो सभी पेयरों के लिए जो अलग अलग गुरुत्वाकर्षण बल है उनके वेक्टर एडिशन के बराबर होगा। तो ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई। तो इसको मैं लैंग्वेज में लिखा दूं आपको, एक बार लिखो, दो से अधिक द्रव्यमान वाले निकाय के लिए, दो से अधिक द्रव्यमान वाले निकाय के लिए नेट गुरुत्वाकर्षण बल किसी द्रव्यमान पर, नेट गुरुत्वाकर्षण बल किसी द्रव्यमान पर अलग अलग द्रव्यमानों के कारण लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के, अलग अलग द्रव्यमानों के कारण लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के सदिश योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। अब देखो वेक्टर एडिशन आपने सबने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में कि वेक्टरों को कैसे जोड़ते हैं अपन, ठीक है। नेट निकालने का फॉर्मूला भी पता है, दो सदिश आपको दे रखे हैं ए और बी, दोनों के बीच का एंगल कितना दे रखा है, थीटा। तो उनके बीच का आप लोग नेट निकाल सकते हो किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट करके, ठीक है। तो उसका अपन इसमें यूज कर लेंगे। तो ये डायग्राम बना लो और ये लिख लो। अब देखो इस पर बेस्ड में एक आध क्वेश्चन कराता हूं आपको। क्वेश्चन देखो, माना कि एक स्क्वायर है अपन का जिसकी साइड आपको देके रखी है कितनी, ए, ये वाला द्रव्यमान कितना है m, ये कितना है m, ये भी कितना है m, कॉर्नर पर mm द्रव्यमान अपन ने रखे हुए हैं और सेंटर पर मैंने एक स्मॉल m1 द्रव्यमान क्या रख दिया। अब आपसे पूछा बच्चों कि m1 द्रव्यमान पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कीजिए। क्या पूछा है, m1 द्रव्यमान पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करना है अपन को, कैलकुलेट करना है। अब देखो m1 द्रव्यमान पर जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स अपन कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे, इधर देखो।
मैंने क्या बोला, जब भी निकाय में दो से अधिक द्रव्यमान दे रखे हैं तो अपन क्या करते हैं कि जिस द्रव्यमान पर अपन से फोर्स पूछा है उस वाले द्रव्यमान के अन्य दूसरे द्रव्यमानों के साथ क्या बना लेते हैं, पेयर। तो देखो, इसका एक पेयर इसके साथ बन गया, एक इसके साथ बन गया, एक इसके साथ, और एक किसके साथ बन गया, इसके साथ। अब हर एक पेयर के लिए अपन अलग अलग क्या निकालते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। और नेट निकालने के लिए उन सभी गुरुत्वाकर्षण बल का क्या करना है, मुझे सदिश योग करना है डायरेक्शन को कंसीडर करके। बताओ, इस m1 पर इस m के कारण जो फोर्स लग रहा है, सबसे पहले तो फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, दोनों द्रव्यमानों को जोड़ेंगे और जोड़ने वाली लाइन के अनुदिश होगी आकर्षण का है, तो किधर होगा फोर्स, इधर। भाई इधर यदि हो जाएगा तो कौन सा फोर्स होगा, प्रतिकर्षण का। मतलब ये द्रव्यमान इसको क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, तब तो डायरेक्शन इधर होगी। आकर्षित कर रहा है तो क्या होगी, खुद की तरफ। इसको मैंने मान लिया कि ये कितना अपन का F1। ऐसे इसके कारण यदि निकालेंगे तो पहले दोनों को मिलाना पड़ेगा, फिर मुझे डायरेक्शन बनानी पड़ेगी, वो मैंने मान ली कितनी है, F2। ऐसे इसके कारण निकालना तो पहले मिलाएंगे फिर डायरेक्शन बनाएंगे, तो ये कितना है, F3। ऐसे ही मैंने इसके कारण निकाल लिया तो ये कितना हो गया, F4। बताओ, F1 की यदि मैं आपसे वैल्यू पूछूं तो कितनी होगी बच्चों, बताओ। वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है जी, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो m1 की वैल्यू पता है, m2 की वैल्यू पता है। अच्छा, r क्या होता है, r होता है दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा की लंबाई। तो बताओ, इस वाली रेखा की यहां से और यहां तक लंबाई कितनी होगी, तो ये लंबाई होती है अपन की a अपॉन कितना, √2। भाई ये टोटल कितनी होगी, √2 है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट करके। तो बताओ, F1 की वैल्यू हो गई जी m1m अपॉन a/√2 का होल स्क्वायर। एक चीज और याद रखो बच्चों, आपको जो कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये वाला फॉर्मूला हमको कब यूज करना है, जी m1m2 अपॉन r³ इंटू r12 का वेक्टर। भाई ये वाला फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्शन निकालना तो मैंने सिखा दिया। अब डायरेक्शन तो आप बना ही लोगे, उसके बाद यदि मैग्नीट्यूड मुझे निकालना, तो मैग्नीट्यूड तो कितना होता है जी m1m2 अपॉन कितना होता है, r स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड तो अपन को हमेशा इसी से निकालना, और डायरेक्शन अपन ने निकालना सीख लिया। तो वेक्टर फॉर्म वाले जो फॉर्मूला होता है उसकी अपन को ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है। अपन का मैग्नीट्यूड वाले फॉर्मूला से काम चल जाएगा और डायरेक्शन अपन क्या निकाल लेंगे। ऐसे F2 की वैल्यू क्या बोलो, वही जी m1m अपॉन कितना, a अपॉन √2 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से देखो, F3 की वैल्यू भी कितनी होगी, वही जी m1m अपॉन कितना, a अपॉन √2 का होल स्क्वायर। F3 की वैल्यू भी सॉरी F4 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, जी m1m अपॉन कितना, a अपॉन √2 का होल स्क्वायर। इन सारी वैल्यू को यदि अपन देखेंगे तो बच्चों देखो, सभी वैल्यू कैसी हैं, सेम। अब मुझे एक बात बताओ कि F1 और F3 सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, बताओ आपस में कैंसिल होंगे या नहीं होंगे, हो जाएंगे। ऐसे F2 और F4 दोनों कैसे सेम, डायरेक्शन अपोजिट है, तो बच्चों कैंसिल होंगे या नहीं होंगे, हो जाएंगे। इसका मतलब F नेट यदि मुझे निकालना तो क्या करना पड़ेगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस क्या है, F4 वेक्टर, इनका वेक्टर एडिशन। अब वेक्टर एडिशन करेंगे तो देखो, F1 और F3 अपन के कैसे हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो आपस में क्या होंगे, कैंसिल। ऐसे F2 और F4 भी आपस में क्या होंगे, कैंसिल। तो नेट फोर्स कितना आएगा, 0। तो कैसे मैंने किया ये आपको समझ में आया नहीं आया। अब ऐसे अपन के तमाम क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। कितने भी क्वेश्चन मैं बना सकता हूं। मैं ऐसे बोल देता भैया कि बताओ इस M पर अपन का कितना फोर्स लगेगा, इस वाले पर। तो इस वाले पर यदि फोर्स निकालते तो कैसे निकालते, बताओ। बताओ, इसके पहले सबके साथ पेयर बनाते, किस किस के साथ, इसके साथ बनता, इसके साथ बनता, इसके साथ बनता, इसके साथ बनता। उसके बाद सभी पेयर के लिए अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते अपन, फिर उनका क्या करते हैं, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन करना आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। बताओ, इसमें किसी को दिक्कत है क्या, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? तो देखो एक बार आप लोग, चलो मैं एक क्वेश्चन और लिखा देता हूं आपको। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। देखो, एक कीग्रा एवं दो कीग्रा द्रव्यमानों वाले दो कण 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं। यदि यह माना जाए कि इन दोनों द्रव्यमानों पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल का बल कार्य कर रहा है, तो भारी कण का
प्रारंभिक त्वरण क्या होगा? तो भारी कण का प्रारंभिक त्वरण क्या होगा? देखो, क्या बोला है कि एक तो 1 kg का द्रव्यमान है और एक 2 kg का द्रव्यमान है। दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर। अब देखो, 1 kg का 2 kg पर क्या लगाएगा आकर्षण का बल? 2 kg का 1 kg पर आकर्षण बल लगाएगा। इसको मैंने मान लिया F1 और इसको मैंने मान लिया F2। तो F1 की वैल्यू कितनी होगी? G m1m2/r²। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स तो यही होता है। और F2 की वैल्यू भी कितनी होगी? यही होगी, पर डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। चलो, अब मुझे त्वरण निकालना, किसका निकालना है? इस भारी कण का। बताओ, भारी कण पर जो बल लग रहा है अपन का, इनिशियल कंडीशन वो कितना लग रहा है? ये रहा। बताओ, त्वरण निकालना तो कैसे करेंगे? A = कितना हो जाएगा? F1 इसका निकालना, तो इसके मास से मैं क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। तो ये अपन का क्या आ जाएगा? त्वरण आ जाएगा। तो कर लोगे? इसको करो। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, देखो। देखो, एक अपन का समबाहु त्रिभुज है, करना इसको भी। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के कोनों पर कितने मास रखे हुए हैं? ये m द्रव्यमान के मास रखे हुए हैं। लंबाई कितनी है? l। ठीक है, इसका नाम मैंने 1 दे दिया, इसका नाम 2 दे दिया और इसका नाम कितना दे दिया? 3। तो आपको निकालना है पॉइंट 1 पर रखे द्रव्यमान पर, पॉइंट 1 पर रखे द्रव्यमान पर गुरुत्वावर्क, पॉइंट 1 पर रखे द्रव्यमान पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात कीजिए। बताओ, इस वाले द्रव्यमान पर मुझे गुरुत्वाकर्षण का बल निकालना है। तो पहले जो निकाय में या सिस्टम में जितने दूसरे अपन के द्रव्यमान है, उन सबके साथ क्या बनाना है? पेयर। तो एक पेयर तो ये वाला बनेगा और एक कौन सा बन जाएगा? ये वाला। पेयर किसके बनाने हैं? जिस द्रव्यमान पर मुझे क्या निकालना है? फोर्स। उस द्रव्यमान के मुझे दूसरे वाले द्रव्यमानों के साथ क्या बनाने हैं? पेयर बनाने हैं। अब बताओ, इसमें इस वाले पर इसके कारण जो फोर्स लग रहा हो, मैंने मान लिया कितना है? F3। और इस वाले पर उसके कारण जो लग रहा हो कितना है? F2। डायरेक्शन मैंने बना दी। डायरेक्शन कैसे निकालनी है? दोनों द्रव्यमानों को जोड़ने वाली लाइन के अनुदिश। ठीक है, और अट्रैक्शन का, तो अट्रैक्शन के हिसाब से अपन को क्या है? डायरेक्शन बना देनी है। बताओ, F2 की वैल्यू कितनी है? G कितना? L²। F3 की वैल्यू भी कितनी है? G कितना? L²। अब कंडीशन कैसे? देखो, एक फोर्स ये वाला लग रहा है F और एक ये वाला फोर्स लग रहा है F, और दोनों की वैल्यू कैसी है? देखो, सेम है, तो मैंने F मान लिया उसको। और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60। बताओ, F नेट निकालना है तो इनका वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो F वेक्टर प्लस क्या है? F वेक्टर। या फिर इसको मैं F3 मान रहा हूं और इसको क्या मान रहा हूं? F2 मान रहा हूं। बताओ, F नेट वेक्टर का यदि मुझे मैग्नीट्यूड निकालना तो कैसे करूंगा? F3 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F2 F3 इंटू कॉस थीटा का क्या है? अंडर रूट। F3 की वैल्यू पता है मुझे, F2 की पता है, थीटा की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है? 60। ये रखेंगे और नेट फोर्स जो लग रहा है पॉइंट 1 पर रखे द्रव्यमान पर, उसका मुझे क्या मिल जाएगा? मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से बच्चों अपन क्या निकाल सकते हैं? ये फोर्स निकाल सकते हैं। बताओ, इसमें किसी को दिक्कत है क्या? तो देखो, आज अपन ने ग्रेविटेशन की शुरुआत की है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें। और आज ही मैं इस पर दूसरा लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग ये देख लें। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके दूसरा लेक्चर भी देख लें। ठीक है ना? लिंक मैं डाल दूंगा व्हाट्सअप स्टेटस पर मेरे पर, तो आप वहाँ से जाके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है ना? थैंक यू।